हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैंने आपको बताया था कि आज से 10,000, 15,000, 20,000 साल पहले के जो लोग थे वो दो ही काम करके अपना जीवन चलाते थे। एक वो करते थे हंटिंग और दूसरा वो करते थे गैदरिंग, यानी कोई शिकार कर लिया या कोई ऐसे जंगल से फूल पत्तियां रूट्स फ्रूट्स इकट्ठा करके खा ली। इसी तरीके से वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन क्या आज के दिन हम ऐसे ही अपना जीवन चलाते हैं? नो, आज के दिन हम एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। कैसे उस इंसान ने हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर को फॉलो करना स्टार्ट किया, इस चैप्टर में हम वो कहानी पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। कुछ जगहों के नाम याद करेंगे। तो अभी के लिए सब कुछ भूल के बस एक स्टोरी सुनो। आज से 10,000 साल पहले कुछ इंसान थे जिन्हें हम कहते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स यहाँ से वहां घूमते रहते थे। उनके तीन घर थे उनके। क्या क्या? एक था उनका कुरनूल, जो कि आज के दिन आंध्र प्रदेश में है, यानी एपी। एक था उनका घर हंसगी में, जो कि आज के दिन कर्नाटक में है। ओके, KAR लिख रही हूँ, आप समझ जाना कर्नाटक है। एक इनका घर था सेंट्रल इंडिया में, भीमबेटका। गुफाओं में रहते थे ये लोग, ठीक है। धीरे धीरे इनको समझ आ रहा था जीवन कैसे जीना है, कैसे पत्थरों को यूज करना है अपने काम चलाने के लिए। तो वो जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उनके ये तीन घर मान लीजिए आप, यहाँ से वहां भटकते रहते थे। क्यों भटकते थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि आप एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि मैं हूं हंटर एंड गैदरर। मैं एक प्लॉट ऑफ लैंड में 4 आम के पेड़ों पे जिंदा हूं। 4 आम के पेड़ हैं जिन पे कुल मिला के 40 आम लगे हुए हैं। अब मैं रोज के अगर सिर्फ 5 आम भी खाऊंगी तब भी 8 दिन में सारे आम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में क्या खाऊंगी? खाना तो खत्म हो जाएगा। मुझे खाना ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। ये था फर्स्ट रीजन ऑफ ट्रैवल, यानी इंसान अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अब मुझे समझ में आया कि भाई अगर मैं आम ना खाना चाहूं कभी, तो मैं बकरियां भी खा सकती हूँ। आई कैन बी ए नॉन वेजिटेरियन एज वेल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ 10 बकरियों को फॉलो करती हूँ। 10 बकरियों का एक झुंड है और वो यहाँ से वहां भटक रहा है। मैं उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा मन करेगा मैं किसी भी एक बकरी को पकड़ूंगी और उसे खा जाऊंगी। अब मेरा खाना यानी कि जो बकरियां हैं वो क्या खाएंगी? वो खाएंगी घास। वो मान लीजिए इस प्लॉट में घास चल रही है 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो गया उन्हें चरते हुए। धीरे धीरे ये पूरी घास खत्म हो जाएगी। ऑल दिस ग्रास विल गेट यूज्ड अप। उन बकरियों को खाना ढूंढने के लिए किसी नई जगह पर जाना पड़ेगा। लेकिन वो बकरियां किसका खाना है? मेरा। तो उनके पीछे पीछे मुझे भी ट्रैवल करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड रीजन। अब चलो फ्रूट्स का राजा आम को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। थर्ड रीजन क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन होगा कि जो आमों का राजा, सॉरी फ्रूट्स का राजा जो आम है, उसका जो पेड़ है वो साल में कुछ 3 महीने के लिए ही आम देगा। अगले 9 महीने के लिए वो कोई भी फ्रूट हमें नहीं देने वाला है। तो सिचुएशन में अगर मान लीजिए मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे सिर्फ आम के ही पेड़ हैं, तो क्या मैं वहां जिंदा रह सकती हूँ? आम के पत्ते खा के तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मुझे दूसरे फ्रूट्स, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, उनकी तलाश में कहीं और जाना पड़ेगा। क्योंकि जहां मैं रह रही हूं वहां पे सिर्फ एक सीजन में फल लगेंगे जो मैं खा सकती हूँ। ये हो गया आपका थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन क्या है? पानी। इंसान खाना खाए बिना शायद 8, 10, 15, 20 दिन रह भी ले, लेकिन पानी पिए बिना शायद 2 दिन भी नहीं रह सकता। अगर पानी पिए बिना रहेगा तो उसका बॉडी बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा। तो पानी किसको जरूरत है? पानी की प्लांट्स को भी जरूरत है, एनिमल्स को भी जरूरत है और इंसानों को भी जरूरत है। ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको समझना होगा कि नदियां कितने टाइप्स की होती हैं। नदियां 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है सीजनल एंड एक होती है पेरेनियल। सीजनल रिवर्स का क्या मतलब है? ऐसी नदियां जिसमें सिर्फ एक सीजन में, साल में सिर्फ किसी एक सीजन में पानी ढंग से आता है। उसके अलावा या तो वो सूखी रहती है या उन्हें बहुत कम पानी आता है। ऐसी नदियों को हम कहते हैं सीजनल।
लेकिन पेरेनियल रिवर्स क्या होती हैं? पेरेनियल रिवर्स का मतलब है सदाबहार नदियां। वो नदियां जिनमें साल भर पानी रहेगा, हमेशा, कभी आप चले जाओ आपको हमेशा उसमें भरा हुआ पानी मिलेगा। कौन सी है ऐसी नदियां? ऐसी नदियां हैं हमारी हिमालयन रिवर्स। एग्जाम्पल सोचो हिमालयन रिवर्स के क्या हैं, जो हिमालय से निकलती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, ये बारिश के मौसम में तो इनमें पानी होता ही है। उसके अलावा जब गर्मियां आती हैं, जब इन नदियों को सूख जाना चाहिए, उस टाइम पे हिमालय की बर्फ पिघल पिघल के इन नदियों को पानी देती है, जिसकी वजह से इन नदियों के किनारे पे रहने वाले इंसानों को कभी पानी की कमी नहीं झेलनी पड़ी होगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो साउथ इंडिया की नदियों के आसपास रहते थे? वो नदियां जो साल के सिर्फ 3-4 महीने ढंग से पानी देंगी और शायद 6 महीने सूखी भी रहे, उन लोगों को पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होगा। ये है आपका फोर्थ रीजन ऑफ ट्रैवल। सो ये लोग मूवमेंट करते रहते थे। धीरे धीरे एनवायरमेंट गर्म हुआ। तकरीबन आज से 12,000 साल पहले एनवायरमेंट सडनली चेंज्ड। जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें गर्मी आई, जो आइस एज चली आ रही थी वो खत्म हुई, और फाइनली ऐसी घास उग पाई जो बहुत ठंडे वेदर में नहीं उगती। उस घास ने डेवलप होकर कुछ फसल वाली जो मतलब स्पीशीज होती है उनको जन्म दिया, जैसे कि हमारी व्हीट हो गई, बार्ली हो गई, राइस हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे पौधे अब जंगल में उगने लगे थे। ये जो हंटर्स एंड गैदरर्स जंगलों में धक्के खाते हुए घूम रहे थे, इन्हें जब ये चीजें मिली तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे उगा लें, एक ही जगह पे रहकर इनका ध्यान रखें, अपनी खुद की फसल उगाएं। इन्होंने अपने पत्थर के हथियारों से जंगल की कुछ जमीनें साफ की और वहां पे व्हीट, बार्ली, राइस इनके बीज लगाने शुरू किए। इन्होंने इनकी फसल बनाई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप किसान हैं, आपके पास एक खेत आपने खाली किया है पेड़ वगैरह काट के, क्या आप वहां पे गेहूं का बीज फेंक कर 4 महीने के लिए कहीं और चले जाएंगे? वापस आएंगे तो क्या वो फसल तैयार मिलेगी आपको? नो। आप अगर कोई फसल लगा रहे हैं तो आपको जब तक वो फसल कट नहीं जाती तब तक उसका ध्यान रखना होगा, उसे पानी देना होगा, उसमें से खरपतवार या फिर जो वीड्स होती हैं उन्हें रिमूव करना होगा। कोई अगर बीमारी आ रही है, कोई बर्ड्स वगैरह अगर उसे खाना चाहते हैं, उन बर्ड्स से अपनी फसल को बचाना होगा। इस रीजन से हंटर्स एंड गैदरर्स रेस्ट्रिक्ट हो गए, एक जगह पे रहने के लिए मजबूर हो गए, एक ऐसी जगह पे रहने के लिए मजबूर हो गए जहां पे उन्होंने क्रॉप्स लगाई थी, और इसी की वजह से शुरुआत होती है विलेजेस की। सबसे पुराने, सबसे पहले गांव बसाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को समझ आया कि एग्रीकल्चर करने के लिए कुछ फसलों को संभालना जरूरी है, कुछ फसलों का ध्यान रखना जरूरी है, और उसके लिए कम से कम 4-5 महीने आपको एक ही जगह पे रहना होगा। जब उसे ये चीज समझ में आई तो उसने कुछ शहरों को अपना घर बनाया। वो शहर आज के दिन किन नामों से जाने जाते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो हम वो सिटीज स्टडी करेंगे जहां पे ये हंटर्स एंड गैदरर्स जो बदले हुए दिमाग के थे, इनका मन कर रहा था अब एक जगह पे सेटल हो जाए। वो सिटीज स्टडी करते कहां कहां पे इन्होंने स्टार्टिंग में गांव बसाए। सबसे पहला सिटी है हमारा बुरजा होम। कहाँ है ये? कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ये बुरजा होम, ये भीमबेटका, हंसके कुरनूल, ये ना अभी आपके साथ लग रहे हैं। छठी कक्षा में हो आप, अभी आपके पीछे पड़ रहे हैं ये, और ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लग जाते। ठीक है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यूपीएससी, एसएससी, हर जगह इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से। ओके, बुरजा होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? बुरजा होम में हमें पिट हाउसेस मिले हैं, यानी जमीन के नीचे खोदे हुए अंडरग्राउंड कमरे मिले हैं, जिनमें स्टेप्स उतरती थी, सीढ़ियां बनी हुई थी उतरने के लिए। वहां पे हमें इनफैक्ट चूल्हे भी मिले हैं। चूल्हे क्या सजेस्ट करते हैं? कि लोग खाना पकाने लग गए थे, जंगल से सिर्फ इकट्ठा करके नहीं खाते थे, वो खाना पकाने लग गए थे। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुछ चूल्हे उनके घरों में हैं, कुछ चूल्हे उनके घरों के बाहर हैं। इस बात से आपको क्या समझ आता है? कि शायद अगर बहुत गर्मी होगी तो वो लोग घर के बाहर खाना बनाते होंगे, और अगर बहुत सर्दी है, बाहर खाना बनाने लायक एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो अपने घरों के अंदर ही खाना बना लेते होंगे। इस तरीके से बुरजा होम हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है ये है मेहरगढ़।
मेहरगढ़ आज के दिन भारत में नहीं है, पर हम इसे भारत के इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं? मेहरगढ़ एक्चुअली पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान 1947 से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और हम बात कर रहे हैं आज से 6, 8, 10 हजार साल पहले की। तो उस टाइम पे पूरा भारत एक था। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, उस सब को हम एक ही हिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेहरगढ़ में आपको ऐसे घर मिले हैं जिनमें चार चार कमरे हैं, स्क्वायर हाउसेस विच हैज कंपार्टमेंट्स। और मेहरगढ़ में जो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो उसका बरियल मिला है, हमें जमीन के नीचे उनका बरियल मिला है। बुर्जा होम में हमें जो बरियल्स मिले हैं उसमें सिर्फ इंसान का कंकाल नहीं है। ये तो हो गया इंसान, ये था शायद इसका पालतू कुत्ता, मान लो कि ये कुत्ता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बरियल में हमें कुछ मटके मिले हैं, जिन मटकों में शायद कभी पानी रहा होगा, जिन मटकों में शायद इसके परिजनों ने, ये जो मृत व्यक्ति है, इसके परिजनों ने, इसके फैमिली मेंबर्स ने कुछ खाने पीने का सामान भी रखा होगा। ये सोचकर कि इस व्यक्ति का इस दुनिया में सफर खत्म हुआ है, पर अगली दुनिया में सफर शुरू हुआ है। इसका मतलब मेहरगढ़ के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। क्या? आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे, यानी मृत्यु के बाद का जीवन, उसमें ये लोग विश्वास रखते थे। इसीलिए मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए सेंट्रल इंडिया में। यहाँ पे दो लोकेशंस एक साथ हैं। पहली लोकेशन है महागारा और अगली लोकेशन है कोलडिहवा, ठीक है। फिर आप थोड़ा यूपी बिहार के साइड ऊपर की तरफ चले जाओ, वहां आपको एक लोकेशन मिलेगी चिरांद, ठीक है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां आपको एक लोकेशन मिलेगी दाऊजली हादिंग, दाऊजली हादिंग नॉर्थ ईस्ट में है ये, ठीक है। आप साउथ में आ जाओ तो आपको दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलेंगी, जो कि है हल्लूर एंड पय्यमपल्ली। सुन के ही लग रहा है ना साउथ इंडियन नेम है पय्यमपल्ली, ओके। ये है आपकी 8 लोकेशंस जहां पे इंसानों ने सोचा कि भाई अब गांव बसाने जरूरी हो गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक बात यहाँ पे ये है कि 8 के 8 शहर रिवर्स के पास हैं, क्योंकि इंसानों को समझ में आया कि अगर फसल उगानी है तो फसल के लिए पानी भी तो चाहिए। पानी कहाँ से आएगा? आप सिर्फ बारिश के पानी पे डिपेंड नहीं कर सकते, यू नीड रिवर्स। एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि ये जो 6 लोकेशंस हैं ये हिमालयाज के पास हैं, लेकिन हल्लूर एंड पय्यमपल्ली हिमालयाज से दूर है, साउथ इंडिया में है। ये चीज क्या सजेस्ट करती है कि उस समय के इंसानों को समझ में आया कि पेरेनियल रिवर्स के पास रहना ज्यादा फायदेमंद है, सदाबहार नदियों के पास रहना ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए ज्यादा लोगों ने, ज्यादा गांव उन जगहों में बसाए जहां पे सदाबहार नदियां बहती थी, और कम लोगों ने उन जगहों पे अपने गांव बसाए जहां पे सदाबहार नदियां नहीं थी। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ऑल द साइट्स जहां पे इंसानों ने गांव बसाने शुरू किए। धीरे धीरे क्या हुआ, इंसानों ने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेशन क्या होता है भैया? डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक, अच्छा आप लोगों को डोमेस्टिकेशन का मतलब बता देती हूं मैं। डोमेस्टिकेशन यानी किसी चीज को घरेलू बनाना, यानी पालतू बनाना, घरेलू या फिर पालतू बनाना, इस चीज को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। हम किस चीज को पालतू बनाएंगे? आप कहेंगे मैम कुत्तों को। ऑफ कोर्स कुत्तों को तो हम पालतू बनाएंगे, पर क्या गाय भैंस बकरियों को हम पालतू नहीं बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे, वो भी तो हमारे पेट्स हैं, जीव हैं जिनको हम पाल रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ प्लांट्स को भी अपना पालतू बनाएंगे या फिर डोमेस्टिकेट करेंगे। सो सिर्फ एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट नहीं करते, हम प्लांट्स को भी डोमेस्टिकेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जंगली पौधे और जंगली जानवर, उन सभी जानवर और जंगली पौधों में से हम सबसे बेस्ट वैरायटी चूज करते हैं, हम सबसे बेस्ट कैटेगरी चूज करते हैं जो हमें बेस्ट लगे, और उसे हम अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास उन्हें रखना शुरू कर देते हैं, उगाना शुरू कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। जैसे प्लांट्स में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन कुछ स्पीशीज का किया गया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, एक्सेट्रा। एनिमल्स में सबसे पहला जानवर जिसको इंसानों ने पालतू बनाया था कौन हो सकता है? बताओ, सोचो सोचो, आपके आसपास बहुत दिखते हैं आपको वो लोग,
कौन सा ऐसा एनिमल था जिसको इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया? इट वॉज डॉग। एग्जाम में अगर कई बार डोंकी आ जाता तो बच्चे डोंकी पे भी टिक करके आ जाते हैं, डोंकी नहीं है। और तुम लोग भी डोंकी मत बनो, डॉग पे टिक करना है आपको, ठीक है। डॉग जो था वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। इसके अलावा जो अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उसमें था कैटल। कैटल बोले तो क्या, गाय और भैंस, ठीक है। इसके अलावा गोट, sheep, etc. So this was all about domestication, this was all about agriculture, ठीक है। कैसे इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कौन सी साइट्स का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आप लोग लिख लो, बुरज़ाहोम में है हमारे पेट हाउसेस, मेहरगढ़ है फेमस अपने बरियल्स की वजह से, ओके, एंड उसके स्क्वायर हाउसेस की वजह से। बाकी की जो साइट्स हैं वो सिर्फ नाम मात्र आपको याद रखनी है। सो this was all for this class. I hope I have made it pretty clear about everything that was given in this chapter of yours. And इसका जो chapter reading है detailed हम उसमें discussion करेंगे. So stay tuned for the next part of this chapter, जिसमें we will be explaining word to word in every sentence of that chapter. This class was presented to you by School Z, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ।